कहाँ गया ये? इसका मार्कर कहाँ चला जाता है? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखना, कल मैंने बात की थी आपसे बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। मैंने कहा था इसे दिया गया था ग्लेस्पी और नाइहोम के द्वारा। इन्होंने कहा कि किसी भी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित जितने भी परमाणु होंगे उनकी स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो। अगर प्रतिकर्षण न्यूनतम होगा तो डेफिनेटली आकर्षण बल अधिकतम होगा, और आकर्षण बल जितना अधिक होगा वो उतनी ज्यादा प्रबल बंध से जुड़े हुए होंगे, यानी कि स्थायी यौगिक बनेंगे। मैंने ये भी कहा कि बीएसईपीआर के कुछ नियम हैं, जिसमें से मैंने आपको पहला नियम बताया था कि अगर किसी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर सारे के सारे केवल बंदी युग्म हो, एक भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो, सारे के सारे बंदी युग्म हो, एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ना हो, तो ऐसे ऐसे कंपाउंड की स्ट्रक्चर सामान्य संकरण के अनुसार होती है। यानी कि अगर 4 सिग्मा बंद होंगे और एक भी लोन पेयर नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहना है, और इसकी स्ट्रक्चर डेफिनेटली चतुष्फलकीय ही रहेगी। और मैंने ये भी कहा कि इसके मध्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट रहेगा। ठीक है। मैंने दूसरा नियम आपको बताया कि अगर किसी केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंदी युग्म के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट हो जाएं तो ऐसे यौगिकों की संरचना में विकृति आ जाती है और बंध कोण का मान भी परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि ये मानो मेरा सेंट्रल एटम है जो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए है, और इस सेंट्रल एटम के चारों ओर केंद्रीय परमाणु है अन्य। अब सोचो कि केंद्रीय परमाणु जब तक सारे के सारे अगर बंदी युग्म से जुड़े हुए हैं यानी कि सिग्मा बॉन्ड है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट हो गया तो लोन पेयर बेचारा अपना अलग से 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। अगर लोन पेयर अपने 2 इलेक्ट्रॉन रखता है तो क्या है, तो फिर इस 2 इलेक्ट्रॉन का इस नाभिक से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा ना, क्योंकि कहां तो एक नेगेटिव चार्ज कहां दो दो आ गए, और इन 2 नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से विकृति आएगी कि नहीं आएगी? स्ट्रक्चर में भी विकृति आएगी और बंध कोण के मान भी कम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल मैंने बेहतरीन एग्जांपल बताया था आपको, CH4। मैंने कहा था कि यहाँ पे देखो इन सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिलेगा, सब में sp3 संकरण है, इसमें भी और इसमें भी। अभी निकाल के दिखेंगे एक एक एग्जांपल को बीएसईपीआर के अकॉर्डिंग, आप ही निकालोगे, मैं तो कुछ नहीं निकाल रही हूँ। बंद कोण की बात करो, यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं, 0 लोन पेयर, और यहाँ 1 लोन पेयर, और यहाँ पे हो जाते हैं 2 लोन पेयर। ठीक है। अब ये लोन पेयर की संख्या बढ़ रही है, विकृति बढ़ती जाएगी, और विकृति बढ़ती जाएगी, शेप बदलेगी, शेप बदलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बंद कोण के मान क्या हो जाएंगे, कम। यहाँ पे ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है, बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे बंद। मतलब मैं समझाने का मतलब ये है कि अगर चारों की चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे तो आपको बिना सोचे समझे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो बिना सोचे समझे स्ट्रक्चर करनी पड़ेगी चतुष्फलकी, और बंद कोण का मान कितना करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही एक लोन पेयर आया, बंद कोण का मान कम 107 डिग्री हो जाता है, और इसकी शेप बदल जाती है जो कि हो जाती है पिरामिडीय। अब यहां पे कितने लोन पेयर्स की संख्या और बढ़ गई, और लोन पेयर्स की संख्या और बड़ी, शेप बदलेगी, शेप बदलने के साथ साथ बंद कोण का मान भी कम हो जाएगा, 104 डिग्री और 5 मिनट के आसपास होता है, 104 डिग्री 5 मिनट, और इसकी शेप हो जाती है वी शेप। बात करी थी मैंने कल, क्योंकि कोई बच्चे क्लास में नहीं थे तो इसलिए मैंने इसको दोबारा समझाया है। 2 तो ये थे, तीसरा कौन था कि बढ़ती हुई विद्युत ऋणताओं के साथ साथ बंद कोण के मान घटते जाते हैं, क्योंकि विद्युत ऋणता का मतलब है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति के आधार पर अगर मैंने कहा कि विद्युत ऋणता बढ़ रही है, अभी मैंने इसके लिए एग्जाम्पल भी बात की थी आपको, एक तो मैंने लिया था
फॉस्फोरस के हैलाइड्स बना रही हूं मैं। देखो भाई, विद्युत ऋणता का मतलब क्या था? विद्युत ऋणता का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन कर पाएगा? ज्यादा अच्छे तरीके से, जिसका आकार छोटा होगा। यानी कि नाभिक से, अरे नाभिक समझो, नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। अब सोचो, ये मेरा नाभिक है और मेरा इलेक्ट्रॉन इस वाले कोश से आ रहा है, समझना, इस वाले कोश से आ रहा है, और एक एग्जांपल मैं ले रही हूं, इस वाले कोश से आ रहा है। तो मुझे जरा बताओ, अट्रैक्शन फोर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण सबसे पहले कौन सा कर लिया जाएगा? तो पास में प्रेजेंट है, यानी कि जिसका आकार छोटा होगा उसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी। और अगर विद्युत ऋणता अधिक होगी तो बंद कोण के मान, इलेक्ट्रॉन पास आए तो बंद कोण के मान कम होंगे कि बढ़ेंगे? कम होंगे। ऑब्वियस सी बात है, कहां तो बंद कोण ऐसा बनता है और कहां मेरा एक लॉन पेयर यहां प्रेजेंट है और कहां पे मेरे एक और लॉन पेयर यहां आ गया, अब बंद कोण का मान घट गया। लॉन पेयर क्या, क्योंकि यहां मेरा नाभिक है ना भाई, और नाभिक को अट्रैक्ट करता है ये, और अट्रैक्ट करेगा तो पास आने का प्रयास करेगा, और पास आने का प्रयास करेगा तो बंद कोण के मान तो ऑब्वियस सी बातें घटेंगी। अब देखो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे चलते हो आकार में होती है वृद्धि, और आकार में वृद्धि होगी, इसका मतलब क्या होगा? विद्युत ऋणता के मान घटते जाएंगे और घटते जाएंगे। इसका मतलब फ्लोरीन का बंद कोण सबसे कम, क्लोरीन का और आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा या नहीं बताओ? क्योंकि आयोडीन का आकार सबसे बड़ा है भाई, विद्युत ऋणता सबसे कम है, और विद्युत ऋणता सबसे कम है तो ऑब्वियस सी बात है बंद कोण का मान भी कम होगा। तो ये था इसका तीसरा नियम। चौथा नियम, जो कल जिस चीज को लेके मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई थी उसको देखो, वो सही कह रहा था भाई, मैं भी भूल गई। मैं मतलब रास्ते में चलते चलते स्कूटी पे यही कह रही थी, मैं क्या चक्कर पड़ा कि मैं पीरियोडिक टेबल नहीं आई मुझे। ये देखो, यहाँ होता है बोरोन, क्योंकि ये 4 है और बोरोन पे होता है 5, बेरिलियम के जिस बगल में। मैं यहाँ पे कह रही थी बोरोन नीचे आएगा। देखो, आप जब बात करोगे तो देखो इन दोनों के बीच में देखना, इधर एक, ठीक है, एक के बाद कौन सा? 3, यहां पे डिफरेंस होता है 2 का, ठीक है। अगला वाला 8 का, अगला वाला 8 का, अगले वाला 18, 18 और 32, ये बनते हैं कोश। कैसे? मतलब देखो, ऐसा मेरा एक नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये वाला कोश है। सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन, भरण क्षमता कितनी है? 2, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? मैक्सिमम 2 से ज्यादा नहीं भर सकते आप। अगले वाली की भरण क्षमता कितनी है? 8 तक भर सकते हो, 8 से ज्यादा नहीं भर सकते आप। ऐसी 8, 8, 18, 18 और 32, तो डिफरेंस भी इतना ही होगा। देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम का कितना? 11, 3 और 8 11। सोडियम के बाद कौन सा? पोटेशियम, पोटेशियम का 19, वापस 19। अगला कौन सा आ गया? रुबीडियम। ऐसे करके कॉन्टिन्यूअसली आप देखोगे 2, 8, 8, 18 और 32 का डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो चौथा नियम क्या कहता है? देखो, यहां पे बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इधर देखना ध्यान से, एक चीज समझना, जब आप H2O की बात कर रहे होते हो, किसकी बात कर रहे होते हो? H2O की बात कर रहे होते हो, यहां आता है हीलियम, और आप पीरियोडिक टेबल में इसकी कंडीशन देखोगे तो H2O की भरण क्षमता ऑक्सीजन की भरण क्षमता 8 इलेक्ट्रॉन की होती है। कितने की होती है? और जबकि आप H2S की बात करोगे तो इसके जस्ट नीचे पाया जाएगा, और जस्ट नीचे पाए जाने के कारण इस सल्फर की 18 इलेक्ट्रॉन की होती है। कितने की होती है? अब देखो भाई, ध्यान से एक एक चीज को समझना, 8 इलेक्ट्रॉन भरण क्षमता होने के बाद ऑक्सीजन का कोश जो है वो पूर्ण रूप से भरा रहता है कन्फर्म है। लेकिन देखो, ऐसा तो है नहीं कि नाइट्रोजन की संयोजकता 5 है और इसके नीचे आने वाले फास्फोरस की संयोजकता आप बदल दोगे, समझ रहे हो? ये भी 5 रहेगी, इसके आने वाले आर्सेनिक की भी वही रहेगी। यानी कि सारे के सारे, मतलब अगर ऑक्सीजन की अगर 6 होती है तो इस सब की भी क्या क्या रहेगी? बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऐसा तो है नहीं सकता ज्यादा हो, तो ये तो पूर्णतः भरा हुआ, लेकिन ये तो 18 रख सकता है, लेकिन होते कितने हैं? 8 ही। तो यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली रह गई? 10 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह गई। और BSEPR का चौथा नियम कहता है कि पूर्ण भरे हुए कोश
कि इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अपूर्ण भरे हुए कोश के इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण बल से क्या होता है? अधिक। लग रहा होगा ना कि कैसे याद करेंगे, बड़ा कंफ्यूजिंग चीज हो गई। कैसे याद होगी? देखो, जिसका प्रतिकर्षण बल अधिक होगा उसका बंध कोण ज्यादा होगा कि नहीं? प्रतिकर्षण बल का मतलब क्या हो गया? दूर दूर जाना, और दूर दूर जाने का मतलब क्या है कि बंध कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखो, ऑक्सीजन, ध्यान से समझना, ये मेरा नाभिक है, नाभिक के बाहर मेरे कोश इस तरीके से हैं, 2 8, ऐसी तो है, 2 8 8 18। अब देखना, 2 और 8, यानी कि यहां पे अगर लिथियम, यहां हाइड्रोजन है, समझना, यहां लिथियम है, और यहां मेरा कौन आ गया? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, लिथियम और ऑक्सीजन। देखना, जैसे ही यहां ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन इसी वाली सीरीज में आएगा, ऑक्सीजन इसी वाली सीरीज में आएगा, तो अगले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब देखना, यहां से देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 8, यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2। ध्यान से समझना, यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है? देखो, ऐसा होता है, कहां गया? इस चीज को आप सब चीजों से रिलेट करके चलिएगा, तभी याद होंगे, नहीं तो याद और नहीं होंगे। ध्यान रखना, ये बीएससीपीआर के नियम ऐसे हैं। देखो, ये नाभिक है, नाभिक के जस्ट ये 2 इलेक्ट्रॉन भरने की क्षमता रखता है। इसके जस्ट बाद वाला, ये भी नहीं, ये वाला, क्योंकि नाभिक के ये कोश मैंने थोड़े बनाया है, नाभिक का ये वाला 8, समझ रहे हो? फिर अगला वाला वापस 8, यानी कि यहां हाइड्रोजन मिलता है तो यहां लिथियम मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? यहां लिथियम मिलेगा, इसका मतलब क्या है कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक पर कौन सा बल लगाएगा? आकर्षण बल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे तो इसे कहते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। क्या कहते हैं? नाभिकीय आकर्षण बल। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को इस पर बल लगाने से पहले कभी विचार किया कि इस कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले गए? वो भी तो कोई ना कोई बल लगाएंगे, जिसे आप, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और यहां भी नेगेटिव चार्ज, अरे इसे यहां तक पहुंचने के लिए इन इलेक्ट्रॉन का सामना नहीं करना पड़ेगा क्या? अगर कोई फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स डायरेक्ट इस पर लग जाएगा क्या? पहले तो एक बीच में एक कोश है, उससे तो गुजरो, और उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों में लगेगा प्रतिकर्षण बल। समझ गए? और ये प्रतिकर्षण बल एक नए नाम, जिसका नाम है परिरक्षण प्रभाव, यानी कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स साइज को छोटा करने का प्रयास करेगा, लेकिन बाहर के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अंदर के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल जो है वो परिरक्षण प्रभाव, उस आकार को दूर करने का प्रयास करेगा। सोचो, H2O में जब मैंने बात की तो ऑक्सीजन के आठों की आठों इलेक्ट्रॉन 8 ही आ सकते हैं और आठों के आठों पूर्णतः भरे हुए हैं। तो जरा मुझे बताओ कि ये वाला नाभिक, ये वाले इलेक्ट्रॉन पहले इस पर पहुंचेंगे या इस पर पहुंचेंगे? इस पर पहुंचेंगे। रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा ना? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 8 की जगह और आठों भरे हुए हैं, तो रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा, यानी कि परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा। परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा, बंध कोण का मान बढ़ जाएगा। इसके अपोजिट अगर आपने बात की सल्फर की, सल्फर बेचारा 18 जगह रखकर बैठा है, लेकिन उसके पास कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन ही हैं, यानी कि कुछ जगह ऐसी खाली अवश्य रह गई जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स से डायरेक्ट कनेक्ट हो रही होगी। यानी कि यहां पे तो 2 होंगे ही होंगे, लेकिन यहां पे 18 की जगह होने के बावजूद भी ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, यानी कि सल्फर पाया जाएगा इस जगह, और सल्फर पाया जाएगा तो सल्फर के 8 ही इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, लेकिन इसे अंदर तक पहुंचने के लिए और भी तो जगह खाली रह गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां होगा, कहीं यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, ये जगह जो बच रही है ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन तक किस पर चार्ज हो जाएगी? नाभिक पर। तो इसकी वजह से परिरक्षण प्रभाव का मान, बल का मान कम होगा, और कम होगा तो क्या होगा? आकर्षण बल बढ़ेगा, और आकर्षण बल बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है बल के मान, यानी कि अब समझ आया? पूर्ण भरे हुए कोश, पूर्ण भरे हुए कोश और अपूर्ण भरे हुए कोश, इन दोनों की तुलना की जाए
तो पूर्ण भरे हुए कोश के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल ज्यादा होता है अपेक्षाकृत किसके, पूर्ण भरे हुए। और पूर्ण भरे क्या गिर गया, अरे वो आगे अब आ रही है, पता नहीं कब से छूट गया, कब से गिरा पड़ा था, माइक गिर गया भाई। ये मैंने आप जान के गिराया, पता तो चले आप एक्टिव हो या नहीं, पता चला कि इनएक्टिव बैठे हो सारे के सारे। हाँ भाई, आया कि नहीं आया समझ में बताओ। ये दिक्कत करता है, ये पैरों में आता है, ये दिक्कत करता है। आया या नहीं आया, आ गया सबको। हाँ भाई ऑनलाइन, चार नियम आ गया, ठीक है। पांचवा नियम और देखो, एक और, ये नहीं करेगा ना सपोर्ट, मेरे कपड़ों में लगता ही नहीं। 3 4 चौथा हो गया, पांचवा देखो, फिफ्थ, पांचवा देखना समझना, पांचवी का अगर मैं बात करूं तो देखना, मेरे दिमाग से निकल गया है ये। हाँ, यदि किसी अणु की एक से अधिक संरचनाएं हो सकती हैं, एग्जांपल से बताऊंगी सारी चीजें। अगर क्या, हाँ तो भरे जाते हैं ना 8, लेकिन भरे तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जगह तो खाली रहेगी ना। 18 होते तो होता प्रतिकर्षण बल ज्यादा, समझ गए। n बराबर 3 जिसकी आप बात कर रहे हो, यानी कि आपने बात की मुख्य क्वांटम संख्या की। मुख्य क्वांटम संख्या का मान बिल्कुल एग्जैक्ट है, 2 8 18 जो ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मुख्य क्वांटम संख्या में भरे जाते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन जब भरे जा रहे हैं, देखो दो तरीके समझो। ऐसा होता है ना, देखो मैं एक चीज को एक एग्जांपल से समझाऊं। एक, जैसे आपकी उम्र है 18-19 साल, ठीक है, और एक आपसे छोटा है कोई 10 साल का बच्चा, ठीक है। इमेजिन करना जो मैं कहना चाह रही हूं, इसकी कैपेसिटी कम होगी अपेक्षाकृत किसके, 18 साल की जो उम्र रखता है उस बच्चे से। समझना, इसकी कैपेसिटी कम होगी, समझने की मैच्योरिटी पावर भी इसकी वीक होगी। लेकिन अगर सोचो ये इतनी मैच्योरिटी रखता है जो इसके लिए पर्याप्त है, यानी कि मैं ये कहूं कि 10, जैसे 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को हिंदी पढ़ना आना चाहिए, कहानियों को याद करना आना चाहिए, ये सारी चीजें आनी चाहिए, मतलब प्रॉपर उसके 5वीं क्लास में से 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, समझना। और एक आप 18 साल के हो और इस 18 साल के बच्चे को हिंदी तक पढ़ना नहीं आता है, उस एग्जाम्पल से बात कर रही हूं, तो देखना ये कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा रखता है कि इसको सब चीज आनी चाहिए, मैच्योरिटी पावर भी स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन इसमें से आपको कौन लगता है, कौन पूर्ण रूप से भरा हुआ है, ये वाला पूर्ण रूप से भरा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि ये इस एज से नहीं गुजरा है, समझ गए। यानी कि कम से कम इतनी कैपेसिटी तो हो इसके अंदर। ये यूं कह रहा है, मैं आपको समझाऊं, इस बच्चे ने क्या पूछा है मुझसे, ये पूछा है कि मैडम n बराबर 3 में आप जब बात कर रही हो तो यहां भी तो 8 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर में 8 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, और यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यही कहना चाह रहे हो ना आप। और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैडम इस इलेक्ट्रॉन को इनसे भी तो गुजरना पड़ेगा, तो फिर तो प्रतिकर्षण बल ज्यादा होना चाहिए। उसका क्वेश्चन सही है, लेकिन आप इमेजिन करो कि जितना अट्रैक्शन, जितना रिपल्सन फोर्स ये इस पर लगा पाएगा, क्या ये इस पर लगा पाएगा, क्योंकि इसके पास तो 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, लेकिन रख तो 8 ही रहा है। बाकी आप सोचो ये 18 इलेक्ट्रॉन रखता तब बात अलग हो जाती, तब ये भी पूर्ण भरा हुआ है और ये भी पूर्ण भरा हुआ है। यानी कि कहने का मतलब, जैसे 18 साल के बच्चे को अगर हिंदी भी नहीं आती है और है ये इससे भी गुजरा है, इस वाली एज से भी गुजरा है और इस वाली एज से भी गुजरा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये आधी नॉलेज रखता है और ये पूरी नॉलेज रखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपेबल कौन ज्यादा हुआ, ये वाला। और यानी कि इलेक्ट्रॉन पावर, अरे जितनी जगह है उतने स्टूडेंट बैठे हों, सोचना जितनी सीट है उतने स्टूडेंट बैठे हों, और जितनी ज्यादा सीट हो और स्टूडेंट कम हो, तो फिर आप बताना कि किस में रिपल्सन फोर्स ज्यादा लगेगा। जो सीट कम है लेकिन लोग पूरे बैठे हैं, सीट ज्यादा है लेकिन लोग कम बैठे हैं, रिपल्सन फोर्स किस में ज्यादा लगेगा, समझो।
जैसे एक 50 सीट की एक क्लास है, 50 सीट की एक क्लास है, ठीक है, दूसरी क्लास 60 सीट की है। समझना, 50 सीट की जो क्लास है इसमें टोटल 50 स्टूडेंट बैठे हैं, एक एक सीट पर एक स्टूडेंट। लेकिन ये 60 सीट वाले में अगर 40 स्टूडेंट बैठे हैं तो आपको भीड़ भाड़ कौन से में ज्यादा महसूस होगी? समझ गए? यानी कि यहां पे स्टूडेंट्स के बीच रिपल्सन फोर्स ज्यादा काम करेगा और यहां पे रिपल्सन फोर्स काम करेगा, लेकिन तुलना आप इससे मत करो, इसकी खुद से ही तुलना करनी चाहिए। यानी कि इस रूम में बैठे हुए और इस रूम की सीट की तुलना करो। ऐसा तो नहीं कर रहे कि मैडम ये 50 सीट रखता है और ये 50 है, ये 60 है, ये 40 है, ये ज्यादा हुआ। गलत है भाई, ज्यादा कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी के 100 में से 90, देखना, अगर 100 में से 90 नंबर आते हैं और एक स्टूडेंट के 50 में से 40 नंबर आते हैं, दोनों सेम नहीं है क्या? नहीं है क्या? क्या परसेंटेज दोनों की सेम नहीं है? अगर मैं ये कहूं कि अगर 100 में से 90 आते हैं और 100 में से इसके 40 आते हैं, तब आप कह सकते हो कि ये वीक स्टूडेंट है और ये पावरफुल स्टूडेंट है, जो इंटेलिजेंट है। समझ गए मेरी बात? मतलब पर्टिकुलर मैंने ये 3-4 एग्जांपल देख के आपको समझाया है कि सल्फर 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है लेकिन रख 8 ही रहा है। ये इसके पास 8 ही सीट है और रख भी 8 रहा है, तो प्रतिकर्षण बल ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल सेम, यहां जैसे लगता है वैसे यहां भी लगेगा। हाँ, कौन है ये? ललित। और इससे ज्यादा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में बिल्कुल आ नहीं रहे हैं, इससे ज्यादा एग्जाम्पल मैं बता भी नहीं सकती हूँ। आया कि नहीं आया? 10-22। एक तो बोल दिया करो, या तो पूछा मत करो या बोल दिया करो। फिर मेरे को क्या है, मैं एक अलग टाइप की टीचर हूं, मेरे को जब तक संतुष्टि नहीं मिलती है, जब तक बच्चे ये नहीं कहते हाँ मुझे आ गया, या तो पूछो मत, चुपचाप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो लगेगा कि या तो आ ही रहा है या नहीं आ रहा है। देखो अगला नियम देखना, एग्जाम्पल से बात करेंगे। अगर एक अणु की एक से ज्यादा संरचनाएं संभव होंगी तो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, स्थायी संरचना वो होगी जिसमें प्रतिकर्षण बल न्यूनतम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल से बात करो, एग्जाम्पल से बात कर रही हूं, NH3sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है? रखता है कि नहीं रखता? ऐसे लिखते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। CH4 के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर चतुष्फलकीय भी हो सकती है और क्या हो सकती है, पिरामिडीय भी हो सकती है, क्योंकि आप लोन पे अभी बात करेंगे आगे। स्ट्रक्चर कौन हो सकती है, संकरण दोनों का सेम है। तो फिर आप तो ये विचार करो कि यहाँ पे मैडम sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो फिर तो मैडम यहाँ पे जो इसकी स्ट्रक्चर अगर टेट्राहेड्रल बनती होगी तो इस जगह भी टेट्राहेड्रल बननी चाहिए, और बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती, किसने कहा है? यानी कि इसकी स्ट्रक्चर कितनी संभव है, एक तो टेट्राहेड्रल बन सकती है, एक पिरामिडीय भी बन सकती है और एक वी शेप भी बन सकती है। लेकिन स्टेबल कौन सी है? इस वाली स्ट्रक्चर में, पिरामिडीय में प्रतिकर्षण बल क्या हो जाता है, न्यूनतम। और VSEPR थ्योरी यही कहती है कि वही संरचना सबसे ज्यादा स्टेबल होती है जिसमें केंद्रीय परमाणु और अपने चारों ओर घिरे हुए परमाणुओं के बीच में रिपल्सन क्या हो, न्यूनतम हो। ठीक है, ये थे VSEPR के 5 नियम। कोई भी नियम में कोई भी डाउट हो दोबारा पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में, एक बार पूछो 10 बार पूछो, पर पूछो तो सही। हाँ, एक तो ये छोड़ दो, ये बचपन वाली चीज है ना, मैडम आ जाए, पढ़ा रही हूँ घुस जाएगा। अब ये तो है नहीं मैं बाहर खड़ा कर दूं, लेट आए हो, अच्छा बाहर खड़े हो जाओ। हाँ भाई, ठीक है, चले आगे। अब चलो एग्जाम्पल से बात करेंगे। देखो VSEPR स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट है, यानी कि VSEPR के नियम इंपॉर्टेंट है। 5 नियम मैं बता चुकी हूँ, पांचों के नियम के बारे में मैं एग्जाम्पल देके एक एक चीज की बात की है मैंने, यानी कि आपको चीजें साथ की साथ याद होनी चाहिए। दूसरी चीज ध्यान रखो, इसमें से एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जिसके बारे में बार बार चर्चा कर रही हूँ, अमोनिया। ठीक है, NH3 बोलेंगे आप इसे संकरण में, ऑर्गेनिक थोड़ी पढ़ रहे हो जो अमोनिया कहोगे। चलो याद करो, नाइट्रोजन की संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, कहां आता है ये, कार्बन के बाद। कार्बन की याद रखोगे 4, तो इसके बाद आने वाले 5 और इससे पहले आने वाली 3, तो यानी कि कितना हो गया, 5। नाइट्रोजन पांचों इलेक्ट्रॉन्स को सिचुएटेड कर दीजिए,
यानी कि इनको अपनी अपनी जगह पर जहां जहां चाहो, वो स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। कितने हाइड्रोजन है, मैंने पहले भी कहा था इस संख्या पर निर्भर करता है सिग्मा बॉन्ड। 3 हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या बनाएंगे, और यहां पे अभी एक लोन पेयर बाकी है। समझ गए? फॉर्मूला याद करो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा बॉन्ड कितने, प्लस एक लोन पेयर। कौन बच्चा मुझसे पूछ रहा था मैडम लोन पेयर वाला एग्जांपल भी बताइए, तो वो देखो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, 4, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल होने पर संकरण कौन सा, sp3। ये काम हम यहां तक करते आए हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट इनकी निकालनी होगी। तो देखो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट कैसे निकाली जाएंगी, ये मिटा क्यों दिया, कोई बात नहीं। ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट निकालते हैं। नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट बिल्कुल सेम वही sp3, तो एक तो s का ले लो, ठीक है। देखना s में, नाइट्रोजन में ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 भरो, 1 2, कुछ कह रहे हो, 3 4 और 5 हुए कि नहीं हुए। एक्साइटेड स्टेट सेम बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के लिए जरूरत नहीं है मुझे। क्यों, क्योंकि मुझे एक तो चाहिए लोन पेयर जो ये दिखाएगा, और 3 क्या चाहिए, सिग्मा बंध जो मुझे मिल रहे हैं। तो एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन कोई जाएगा नहीं, ये एज इट इज जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। यहां से मिला क्या क्या चीज थी, एक तो 3 तो क्या थे, और एक क्या था, 3 तो देखो सिग्मा बंध हमेशा हम एक इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और लोन पेयर को हम हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हुआ, ये एक लोन पेयर 3 सिग्मा बंध, संकरण क्या हो गया, और इसकी स्ट्रक्चर होती है पिरामिडीय। यहां तक पहले नोट करो, फिर उसके बाद में एक अगला नियम आप लोग करके दिखाएंगे मुझे, 107 डिग्री बंद कोण, ठीक है। देखो इसकी स्ट्रक्चर और देख लीजिए, इसकी स्ट्रक्चर ही होती है पिरामिडीय। ये याद बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। इनकी एक टेबल मैंने कल भी बनवाई थी, वीडियो देख लेना जो लोग नहीं ले पाए कल की क्लास। उसमें मैंने क्या किया, जो सिंपल स्ट्रक्चर की एक टेबल बनवा दी थी, जिससे पेपर में आप जाते जाते, क्योंकि यहां तक आप निकालना बहुत सिंपल होता है, एक स्टूडेंट निकाल के और सही निकाल के आएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन क्या होता है कि आप संरचनाओं में गलतियां कर दोगे, ये वाली संरचना, क्योंकि अभी आपको लग रहा है एक एक पढ़ रहे हो, है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। जब एग्जाम टाइम पर हम बैठते हैं ना पढ़ने, तो हमारा काम होता है पेज पलटने का। अच्छा ठीक है, एक दिन पहले जब हम पढ़ रहे होते हैं, सुबह सुबह पेपर से पहले पढ़ रहे होते हैं, पेज पलटने का, तो उस टाइम पे हमें चाहिए होते हैं कि हम किस चीज को की पॉइंट कहते हैं इन्हें, जैसे हम क्या चीज पढ़ के जाएं। तो यहां तक तो आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्ट्रक्चर की टेबल है, उसको रिवाइज कर जाओ एक बार बस, कि हाँ ये वाली स्ट्रक्चर बनती है, ये वाली स्ट्रक्चर बनती है, ये वाली बनती है, ठीक है, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितनी देर लगी, जिस टॉपिक को पढ़ने में जहां आपको 1 घंटा लग रहा था, वहां 5 मिनट में कवर हो गया। टाइम हो गया 10:28, रिज्वाइन कर लो।